अब तक आपने सुना कि नुज़हत जो उतरौला स्टेट की एक नवाबजादी थी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, उसकी मुलाकात एक नौजवान महफूज से हुई जो खासा पुरस्कार शख्स था। वो हर उस जगह पहुंच जाता जहां नुज़हत होती। नुज़हत अपनी सहेली आयशा की शादी में शिरकत के लिए उसके गांव आई तो वो भी वहां पहुंच गया। लड़की वाले वलीमा में जाने के लिए ट्रेन पर सवार हुए। वो वक्त सियासी तौर पर अजीब सा हो रहा था। क़याम पाकिस्तान का वक्त करीब आ रहा था और हर तरफ मार काट मची हुई थी। उनकी ट्रेन अभी कानपुर के नज़दीक पहुंची थी, बलवाइयों ने ट्रेन पर हमला कर दिया। उसी वक्त नज़दीकी गांव के लोग मुसाफिरों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। उन लोगों ने ट्रेन के बचे खुचे मुसाफिरों को अपने गांव में पनाह दी। उन सबको एक घर में ठहरा दिया गया था जिसमें नुज़हत, उसके वालिदैन और सहेलियां वगैरह भी थीं। अब आगे की कहानी सुनी। कौन कौन है? मैंने घबराकर पूछा। डरो नहीं, आगे आ जाओ, मैं महफूज हूँ। तुम यहाँ कैसे? मैं भी उस ट्रेन में था, इसलिए यहाँ नजर आ रहा हूँ। पता नहीं क्यों वो इस वक्त मुझे झूठा लगा, क्योंकि उसकी आमद पुरस्कार लग रही थी, मगर मैं जानती थी कि उसका तो हर काम ही पुरस्कार होता है। अब तक जितनी बार भी वो मुझसे मिला है, हर बार उसका अंदाज पुरस्कार सा रहा है। इसलिए मैंने ज़्यादा तजस्सुस का इजहार नहीं किया और खुशदिली से कहा, अब क्या इरादा है? मोहतरमा, मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ कि सर्प मंत्र से होशियार रहो, जोगी और सपोयरों से दूर रहो। मैं समझी नहीं। सीधी सी बात है, वो बोला। वो लोग जो सांप पकड़ते हैं, सांप को अपने वश में करते हैं, सांप की तिजारत करते हैं और सांप को खामखा मारते हैं ताकि उसके सर से मानिक हासिल कर सकें। ये मानिक क्या है? साल में एक बार आबे नीसा आसमान से बरसता है। बारिश में शामिल अब्रे नीसा के कतरे की तासीर अजब है। सीप में गिरे तो मोती, मेंढक का सर पर गिरे तो जहर मोहरा, सांप के सर पर गिरे तो मानिक बन जाता है। मानिक बहुत कीमती पत्थर होता है। बाज़ लोग उसे लाल भी कहते हैं, जबकि लाल देखने में वैसा ही सुर्ख होता है, मगर लाल पत्थर से निकलता है और मानिक सांप के सर से। मैंने कहा, आप मुझे ये मालूमात क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि उसने इतना ही कहा था कि वो उछलकर खड़ा हो गया और उसके चेहरे पे तब्दीली आने लगी। क्या बात है? सितारों की मटियाली रोशनी में भी मैंने उसके चेहरे के तग़य्युर को देख लिया था, इसीलिए मैं भी घबरा उठी थी। कुछ नहीं, तुम ऐसा करो, वापस जाओ, मैं बाद में मिलूँगा। वो तेज़ी से झाड़ियों के पीछे गायब हो गया और मैं हैरान और परेशान सी झाड़ियों की आड़ से बाहर निकल आई। मुखिया की बेटी एक पेड़ के तने से टेक लगाए खड़ी थी।
उसने मुझे देखते ही कहा, कहाँ रह गई थी आप? मैंने कहा, बस कुछ ना पूछो। मैंने बहाना सोचते हुए कहा। इतनी देर में नई बात सूझ गई और मैं बोली, मेरे कपड़े झाड़ियों में उलझ गए थे। हम शहर वाले लोग झाड़ियों की हमें पहचान कहाँ, कहीं कपड़े फट ना जाएं, इसलिए संभल संभल कर कपड़े छुड़ा रही थी। ओह अच्छा अच्छा, कहकर वो गांव की तरफ चल पड़ी। उस रात मैंने भरपूर नींद का मजा लिया। मैं बता नहीं सकती कि कितनी पुरसुकून नींद आई थी। फजर के अजान के वक्त आंख खुली। दिल ने कहा कि जा खुदा के हुजूर सर बसजूद हो जा। शुक्र अदा करके इतनी बड़ी मुसीबत से जिंदा सलामत लौट आई है। सगे रिश्तेदारों में कोई बंदा बलवाइयों के हत्थे नहीं चढ़ा है, मगर शैतान ने लोरियां देनी शुरू कर दी और मैं नींद की आगोश में चली गई। दोबारा आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। मैंने नाश्ता किया और सैर के लिए निकल पड़ी। गांव के सरसब्ज़ और शादाब माहौल में मेरे जिस्म जान में ताजगी भर दी थी। मुझे ऐसा लगा था कि अलीगढ़ शहर तो आखिर शहर ही होते हैं, वहाँ गांव का हुस्न कहाँ। फिर ये तो जन्नत नज़ीर गांव है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। मैं सुबह उठते ही सैर के लिए निकल जाती। किसान कशा कशा खेतों की तरफ बढ़ते हुए नजर आते। गांव में यूं अकेले किसी लड़की का घूमना ताज्जुब खेज बात थी, इसलिए किसान मुड़ मुड़ कर मुझे देखते और मैं अपने आप में मगन मटर गश्ती करती रही। उस दिन भी मैं हस्बे मामूल नहर के किनारे चक्कर लगा रही थी कि एक नौजवान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। खिलती हुई रंगत, भरा भरा चेहरा और चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें। उसने सर पर आम देहातियों की तरह पगड़ी बांध रखी थी। हाथ में मोटी सी लाठी थी जिसके सिरे पर पीतल का मुठ चढ़ा हुआ था। उसने तेज नजरों से मेरा जायजा लिया, फिर पूछा, तुम मुसाफिर हो? मैंने कहा, जी हाँ। रेलगाड़ी की मुसाफिर हो ना? हमारी बैठक में ठहरी हुई हो ना? जी हाँ। मैंने सर झुकाकर कहा, और कौन कौन तुम्हारे साथ है? बहुत सारे रिश्तेदार हैं। क्यों? मैंने तेज नजरों से उसे देखते हुए कहा, क्योंकि उसके लहजे से मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ था। आज से तुम लोग हमारे खास मेहमान हो, हमारी हवेली में उठाओ। उसने मेरी चुभती हुई नजरों को नजरअंदाज करके कहा। जी? मैंने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा। आम देहातियों की तरह वो भी सपाट लहजे में बोल रहा था, इसलिए मैंने कोई तवज्जो नहीं दी थी। मगर अब जब उसकी आंखों में झांका तो मुझे अजीब सी बात नजर आई और मैंने मजीद अकड़े हुए लहजे में पूछा, क्यों? इसलिए कि मैं ये चाहता हूँ
मैं यहाँ के मुखिया का इकलौता बेटा हूँ। बाप के बाद मैं ही यहाँ के सियाओ सुकीत का मालिक बनूंगा, समझी? मैंने गुस्सेली नजरों से उसे घूरा और सर झुकक कर उस घर की तरफ बढ़ती चली गई जहाँ मैं ठहरी हुई थी। लुत्फुन्निसा अभी तक सो रही थी। मैं भी जाकर उसके बराबर में लेट गई। मुझे लेटे हुए ज्यादा देर न गुजरी थी कि मुखिया की बेटी आ गई। उसका चेहरा खुशी से खिला हुआ था। उसने आते ही कहा, मुबारक हो। मेरा भाई अब तक शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था। आज जब उसने तुम्हें देखा तो ना सिर्फ राजी हो गया, बल्कि उसने जिद शुरू कर दी है कि वो फौरन तुमसे शादी करेगा। तुम होश में तो हो ना? मैंने गुस्सेली आवाज में कहा, मैं शहर की परवरदा, मेरी शादी तय हो चुकी है, फिर मैं इस उजाड़ देहात में कैसे शादी कर लूंगी? हम कुछ नहीं जानते, हमें तो अपने भाई की खुशी चाहिए। अगर तुम सीधे सीधे राजी नहीं होगी तो हम जबरदस्ती शादी करा देंगे। अंजाम जानती हो? मैंने उसकी तरफ कहर भरी नजरों से देखते हुए कहा। कहानी अभी जारी है। अगले हिस्से में बकिया वाकयात सुनिए।